हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सब साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो इसका 6वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले का 5 वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ये वीडियो हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो साइंस के जितने भी पार्ट बन सकते हैं हम लोग प्रैक्टिस वाइज जो है प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा जो है प्रयुक्त दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है इसमें? उत्तल, अवतल, समतल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, जो दांत देखते हैं डॉक्टर लेंस से, उसमें जो है अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार से लेकर बड़े आकार तक बनता है। ठीक है, इसलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में भी करते हैं। ठीक है, जो आप सैलून में जाते हैं बाल बनवाने या दाढ़ी बनवाने, तो वहाँ पे भी जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, पादप हार्मोन पूछ रहा है। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, तो कौन सा इसमें पादप हार्मोन होगा? तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा, पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के पाए जाते हैं। वो होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन देख लीजिए यहाँ पे दिया है, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। ठीक है, और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। इनको पांचों को याद कर लीजिएगा। कभी कभी इन्हीं पांचों में से जो है देता रहता है हमेशा कि पादप हार्मोन कौन से हैं। तो ऑक्सिन जिब्रेलिक अम्ल, और उसके बाद साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अगर आप लोग ये नीचे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। जो ऑक्सिन हार्मोन है, इसकी खोज 1880 में डार्विन ने की थी। इसका सबसे अधिक निर्माण जो है वर्दी सिरों के शीर्ष पर होता है। ऑक्सीजन की खोज बैंड ने चाही में की थी। इसके प्रभाव से केवल अग्रकलिका में जो है वृद्धि होती है। वह पदार्थ है जो फरोहा की कोशिकाओं में वर्गीकरण प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा देख लीजिए आप लोग, जिब्रेलिन हार्मोन, इसकी खोज जो है 1928 ईस्वी में कुरसेवा ने की थी। और इसे जबरेला फ्यूजी कुराई नामक कवक से जो है प्राप्त किया गया था। और इसका प्रमुख कार्य भी है इसमें से, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बोनी जातियों के पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करना। और दूसरा जो है यह बीजों की परिस्थिति को तोड़कर उसके अंकुरण में मदद करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पूछा भी जा चुका है। और फल रहित निर्माण के में सहायक से जो है 500 गुना सहायक है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और तीसरा नंबर है साइटोकाइनिन हार्मोन, जो पूछा गया है। हम लोगों का आंसर भी यही हुआ है, साइटोकाइनिन। ठीक है, इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी। काइनेटिन तथा जिएटिन रसायन साइटोकाइनिन का कार्य करते हैं। इसका प्रमुख कार्य है जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना और जीर्णता का निलंबन करना, बीज प्रसूता को तोड़ना है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पांचों को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ये चौथा है एथिलीन हार्मोन। ठीक है, चौथा है एथिलीन हार्मोन आपका। यह एकमात्र गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है
मुख्य कार्य फलों को पकाने का काम करता है एथिलीन हार्मोन जो होता है, ठीक है। और पांचवा है इसमें एब्सिक अम्ल। इसकी खोज जो है कर्नास एवं एडिकोट ने की थी। यह एकमात्र हार्मोन है जो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। देख लीजिए एब्सिक अम्ल जो है यही एक है पादप हार्मोन में जो जिसमें जो है अम्ल पाया जाता है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों एवं कलियों के अंकुरण को जो है संतुलित करके उन्हें जो है सुप्त बनाए रखता है, ठीक है। तो पाचक हार्मोन 5 होते हैं, ठीक है। उन पांचों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इन्हीं पांचों में से हमेशा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा पादप हार्मोन है और इस पादप हार्मोन के कार्य क्या है, मतलब क्या उपयोगिता है, तो इनको जो है पांचों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो किसके लिए जिम्मेदार होता है? आहार वाहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, सी है जल वहन के लिए, डी है ऑक्सीजन वहन के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जल वहन के लिए, ठीक है। जो जाइलम होता है वो पौधे के प्रत्येक भाग में जल पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। जाइलम के द्वारा किया जाता है। और इसमें से देख लेते हैं, इसको दारू भी कहते हैं, दारू या जाइलम, ठीक है। पौधे में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों में से एक है। दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम भी पूछता है, फ्लोएम है। और जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में, ठीक है, देख लीजिए हम लोग का आंसर यहाँ से मिल रहा है, जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। और रसारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से होती है, ठीक है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है, ठीक है। वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृतदूतक, ठीक है। तो जाइलम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग चारों को याद रखिएगा। मतलब इसका जो जाइलम है 4 प्रकार की कोशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। चौथा नंबर प्रश्न है मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। जो मानव शरीर का तापमान होता है न तो घटता है न बढ़ता है, ठीक है, बराबर रहता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। अच्छा, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य मानव शरीर का तापमान तो होता है 36.38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 36.38 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य तापक्रम मानव शरीर का, ठीक है। और यही फ़ारेनहाइट में पूछे तो 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। सेल्सियस में ये होगा और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। न तो जाड़ों में घटता है और न ही गर्मी में बढ़ता है, समान तापक्रम रहता है। अगर इससे ऊपर हुआ तो समझ लीजिए आप ज्वर से पीड़ित हैं, यानी बुखार से पीड़ित हैं। इतना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। 5वां नंबर प्रश्न है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सीसिन व बेंजीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन भी पाया जाता है सिगरेट के धुएं में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसमें धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसी अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। निकोटीन देखिए यहाँ पे, निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक व कैंसर कारक होता है। इससे आँख, नाक, गले में जलन,
ब्रोंकाइटिस, अस्थमा व कैंसर जैसे खतरनाक रोगों को जो है ये जन्म देता है। ठीक है, तो निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड भी पाया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पाया जाता है। ठीक है, और ये फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन और बेंजीन ये सब अस्थायी रसायन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो इन सबों में से जो है कोई भी पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। 6वां नंबर प्रश्न है, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पायरहेलियोमीटर देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। ठीक है, सोलर एडिशन को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सोलर एडिशन को नापने के लिए पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को नापने के लिए होता है। पायरहेलियोमीटर एक यंत्र है जो सामान्य आपतन पर प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण के घटकों को जो है मापता है। ट्रैकिंग यंत्र की सहायता से इसका लक्ष्य सदैव सूर्य की ओर होता है, जो लगातार सूर्य का अनुसरण करता है। यह यंत्र 280 से 3000 nm बैंड के तरंग दैर्ध्य के प्रति संवेदनशील होता है। तो रेडिएशन नापने के लिए सोलर रेडिएशन को, तो ऑप्शन आपका वही सही हो जाएगा, सोलर रेडिएशन वाला बी ऑप्शन। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ठीक है, अर्धचालक पूछ रहा है। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम, तो कौन सा इसमें से है? तो डी वाला सही हो जाएगा आपका। जर्मेनियम जो होता है वो अर्धचालक होता है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर अर्धचालक को देखते हैं। उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता, ठीक है, जैसे कांच, तांबा से कम किंतु अचालक हो, जैसे कांच से अधिक होती है, जिसमें जो है तांबे से कम और कांच से अधिक होती है। अपेक्षित प्रतिरोध प्रायः 10⁻⁵ से 10⁸ ओम मीटर के बीच अगर हो, ठीक है, तो वो अर्धचालक का कार्य करने लगता है। इसमें जो है देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। तो सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, कैडमियम सल्फाइड आता है, गैलियम आर्सेनाइड और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोग याद करिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि। ठीक है, तो हम लोग जर्मेनियम आंसर में है ना, डी नंबर में, ऑप्शन नंबर डी में जर्मेनियम है, तो आपका अर्धचालक में आ जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर डी में जर्मेनियम दिया है, तो अर्धचालक में आ जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो ये कहाँ पे होता है, ये आपसे पूछ रहा है। केवल दाएं हाथ में, केवल बाएं हाथ में, केवल दोनों पैरों में, दोनों हाथ हो या दोनों पैरों में, तो कहाँ पे ये होता है टेट्राप्लेजिया यानी पक्षाघात कहाँ पे होता है? तो दोनों हाथों व दोनों पैरों में होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जो सर्वाइकल स्पाइन यानी गर्दन के आसपास चोट लगी है, तो पैरों और हाथों को हिलाने डुलाने में काफ़ी अधिक दिक्कत होती है। इस अवस्था को जो है क्या कहते हैं? टेट्राप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, वहीं यदि स्पाइन कार्ड के निचले हिस्से में चोट लगी हो तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को लकवा लग जाता है। ठीक है, और जो गर्दन के आसपास चोट लगा रहता है तो इससे जो है दोनों पैर, दोनों हाथ को जो है हिलाने डुलाने में दिक्कत आ जाती है, उसी को टेट्राप्लेजिया कहा जाता है। ठीक है, और स्पाइन कार्ड के निचले हिस्से में चोट लगी तो उसको जो है लकवा की श्रेणी में रखा जाता है। तो आपका टेट्राप्लेजिया जो है दोनों हाथों दोनों पैर में, डी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। 9वां नंबर प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है किसका? लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का, तेल का। तो एमाइलोज का उसमें जो है बाहुल्य होता है। ठीक है, यूपी पीसीएस में जो है, पीसीएस 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था, तो आयोग जो है इसको सही किया था। ठीक है, तो बाद में आंसर चेंज किया था।
तो सही उत्तर आपका जो है एमाइलोज हो ही होगा। ये BCS 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है और आयोग जो है ऑप्शन ए को सही किया था, लाइसिन को, लेकिन सही उत्तर आपका हो जाएगा एमाइलोज। यहाँ पे देख लीजिए, चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज, ठीक है, और एमाइलोपेक्टिन। तो हम लोग इसको सही किए हैं, ठीक है। सामान्यतः चावल के लंबे दाने वाली किस्में जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल के किस्मों में जो है एमाइलोपेक्टिन, अगर छोटे जो ये साभा वगैरह हम लोग यूज करते हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो उसमें जो है एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे चावल के में जो है बढ़ोतरी होती है। कहते हैं ना, बढ़ गया चावल या आपको मोटा हो गया, ठीक है, तो उसमें एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है और बासमती में एमाइलोज। 10वां नंबर प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? लौह की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है? तो रक्तहीनता, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है, एनीमिया भी कहते हैं जिसे, उसी को रक्तहीनता भी कहते हैं। तो लौह की कमी से जो है एनीमिया रोग या रक्तहीनता हो जाता है, ठीक है। किस विटामिन से कमी से? तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। तो फ्रेंड्स, ख़त्म हो गए 10 प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।